कंपनी लॉ में गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कंपनी लॉ में हम स्टार्ट करेंगे अपना 6th चैप्टर। जैसे आप देख सकते हो कि 6th चैप्टर का नाम क्या है, डिविडेंड, अकाउंट्स एंड ऑडिट। यानी कि ये सारी ऐसी टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से आती हैं। पहला एक ऐसा चैप्टर आया है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी सब कुछ आता होगा। अब प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट आपको पता है कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वो डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होता है उसको प्रॉफिट कहते हैं। पर कई बार एसेट्स ओवर लायबिलिटीज को भी प्रॉफिट कहा जाता है। तो जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं वो प्रॉफिट को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें डिफिनेशन दी हुई है। फर्स्ट डेफिनेशन में क्या कहा है, एक गिवन पीरियड के लिए करंट इनकम में से हम करंट एक्सपेंडिचर्स को जब माइनस करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास या तो लॉस आता है या फिर प्रॉफिट आता है। फिर नेक्स्ट क्या है, असर्टेनमेंट ऑफ रियल प्रॉफिट। और प्रॉफिट की फिगर तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस से आ जाएगी, पर जरूरी क्या है, हमें रियल प्रॉफिट्स के बारे में पता होना चाहिए। रियल प्रॉफिट्स क्या है? ऐसे प्रॉफिट्स जिससे सिर्फ ऑनर्स ही नहीं पर कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, टैक्स अथॉरिटीज भी रियल प्रॉफिट के बारे में रियल प्रॉफिट के साथ बहुत अच्छे से जुड़ी होती हैं, क्योंकि रियल प्रॉफिट का इन सब के ऊपर सीधा असर पड़ता है। तो इसलिए जब आपने टैक्स के बारे में सोचना है तो आपको रियल प्रॉफिट पता होने चाहिए, तभी आप सही टैक्स भर पाओगे। अगर आप गलत टैक्स भरते हो तो आपके ऊपर किसी भी तरह की जो इंक्वायरी है वो हो सकती है, किसी भी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस को आपको भुगतना पड़ सकता है। तो अगर हम कंपनीज की बात करें तो शेयर होल्डर्स के साथ साथ डिबेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज सभी प्रॉफिट्स को जानना चाहते हैं। जो बैंक्स वाले हैं उन्हें हमें लोन देना है तो लोन देने के लिए भी उन्हें हमारे प्रॉफिट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अब रियल प्रॉफिट जानने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं रियल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में। वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को वैल्यू किया जाता है, वैल्यूएशन की जाती है फिक्स्ड एसेट की। तो आपने किस तरीके से करना है, किस एप्रोप्रिएट मेथड को आपने यूज करना है, ये कहीं पे भी हमें नहीं बताया गया। तो अगर आप वैल्यूएशन करते हुए गलती कर देते हो तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट भी गलत आएगा। तो इसलिए क्या है, हमने एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, हमें मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पता होना चाहिए, और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए रेजिडुअल वैल्यू को भी एस्टिमेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रॉफिट के ऊपर सीधे तौर पर असर डालती हैं। सेकेंड इज वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। फिक्स के साथ साथ हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स भी होती हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर किसी भी तरह का यूनिफॉर्म वैल्यूएशन मेथड जो है वो अप्लाई नहीं होता है, चाहे वो गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, किसी के भी ऊपर। नॉर्मली हम इंटेंजिबल एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखाते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्हें राइट ऑफ करते रहते हैं। तो कितना राइट ऑफ करना है ये हमारी जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए जो फिक्टिशियस एसेट्स है उनका प्रॉफिट्स के ऊपर सीधे तौर पर असर पड़ता है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए कहा जाता है कि कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस के ऊपर आपने स्टॉक को वैल्यू करना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो इन दोनों ही प्राइसेस को अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो इसलिए कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जिस भी मेथड को हम यूज करेंगे वैल्यू करने के लिए वो हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर सीधे तौर पर असर डालेगा। फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जैसे हमारा डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स हैं। तो ये इनको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है कि एक ऐसा खर्चा जिसको हम आज करते हैं और उससे आने वाला प्रॉफिट जो है वो लंबे समय तक चलता है। तो इनको भी हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना बेनिफिट आना है उतने अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ भी आगे एस्टिमेट्स पे डिपेंड करती है कि हमारे एस्टिमेट्स क्या हैं। अगर हमने एस्टिमेट गलत लगाया है तो हम जो डेफर्ड रेवेन्यू चार्ज करेंगे वो भी गलत हो जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटीज को वैल्यू करना है, अगर हम इनको गलत वैल्यू करेंगे तो अगेन हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर गलत असर पड़ेगा। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, कई बार कुछ एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करना भूल सकते हैं, इससे क्या होगा, हमारे प्रॉफिट्स की फिगर बढ़ जाएगी, यानी कि फिर से प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो रियल नहीं होंगे, गलत होंगे। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को एलोकेट करना, हमारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर के हैं या कैपिटल नेचर के हैं। अगर हमने यही गलत लिख दिया तो हमारी जो कैलकुलेशंस हैं
हमारा जो प्रॉफिट है वो भी गलत आएगा। क्रिएशन ऑफ रिजर्व, हम रिजर्व्स बनाते हैं, तो रिजर्व्स को जब हम क्रिएट करते हैं तो कितना पैसा हमने उसमें डालना है वो सीधे तौर पर हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर असर डालता है। प्रॉफिट्स ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं उनके ऊपर होने वाला प्रॉफिट। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करते हैं या जो भी कॉस्टिंग करते हैं तो उसके ऊपर आ जाता है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर होने वाला प्रॉफिट। हम अंदाज़ा, ये प्रॉफिट हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगाते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो अगर हमने अंदाज़ा ही गलत लगाया है तो हमारे रिजल्ट भी गलत होंगे। फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन की प्रोविजन बनाना। तो अगर हमने प्रोविजन गलत बनाई है, ठीक है, अगर हमने प्रॉफिट गलत गिने हैं तो जो टैक्सेशन की प्रोविजन है वो भी गलत ही बनेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट्स ऑफ रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर हमने प्रॉफिट ही गलत कैलकुलेट किया है तो उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इसे दो कैटेगरीज में रखा गया है। अगर हमने ओवर डिटरमाइन, हमने प्रॉफिट को ज़्यादा गिना है, हमारे प्रॉफिट इतने नहीं है पर हमने ज़्यादा गिन लिए हैं, तो क्या होगा। सबसे पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो हम ज़्यादा डिविडेंड बांध देंगे। ज़्यादा डिविडेंड का मतलब है कि बाकी का पैसा जो है प्रॉफिट से हटकर वो हम कैपिटल में से पे कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66। और ये सब कुछ बिल्कुल गलत है। अगर कोई भी कंपनी आउट ऑफ कैपिटल डिविडेंड पे करती है तो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो डायरेक्टर्स की बनती है। तो इस रूल को तोड़ने के लिए डायरेक्टर्स को पनिश किया जा सकता है। इसकी पूरी प्रोविजन है लॉ के अंदर। फिर है एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होंगे और हम डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन परसेंटेज बेसिस पर दे रहे हैं कि जो प्रॉफिट है उसकी एज ए परसेंटेज हम उन्हें रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो जो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो रेम्यूनरेशन भी हम ज़्यादा ही पे करेंगे। तो अगेन ये गलत है, क्योंकि ज़्यादा रेम्यूनरेशन देने से शेयर होल्डर्स के हित के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। फिर है लॉस टू डिवेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। आपने गलती से प्रॉफिट को ज़्यादा लिख दिया तो अल्टीमेटली लॉस किसका होगा, डिवेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स का, क्योंकि आप फालतू पैसा एज डिविडेंड पे करते चले जाओगे तो कंपनी में से कैश खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट खत्म हो जाएंगे, तो क्या होगा, वो डिवेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को हो सकता है कि पेमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा ही ना बचे। अनट्रू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को तो ट्रू होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, कंपनी की इमेज को रिफ्लेक्ट करे, इस तरह की बैलेंस शीट होनी चाहिए। और इंसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी कैन बी पॉसिबल। अगर आप फालतू के प्रॉफिट्स को, फालतू पैसे को एज ए डिविडेंड पे करते चले जाओगे, एक्सेसिव प्रॉफिट्स को शो करोगे, तो क्या होगा, कंपनी इंसॉल्वेंट हो सकती है। और अगर एक कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो फिर अल्टीमेटली उसे लिक्विडेट करना पड़ता है। तो कभी भी कोई भी ये नहीं चाहता कि इकोनॉमी में जो कंपनी खुली है वो बंद हो, क्योंकि कंपनी के बंद होने से इकोनॉमी का ओवरऑल लॉस ही होता है। फिर अगर आप प्रॉफिट्स को कम डिटरमाइन करो, जितने हैं उससे कम करो, तो क्या होगा, लेस डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। जो बेचारे शेयर होल्डर्स हैं उन्हें डिविडेंड कम मिलेगा। तो कम डिविडेंड मिलने से क्या होगा, आप जो शेयर होल्डर्स हैं डिससेटिस्फाइड फील करेंगे, गुडविल कंपनी की कम हो जाएगी और शेयर होल्डर्स उन शेयर्स को मार्केट में बेचना शुरू कर देंगे कि हमें इतना थोड़ा डिविडेंड नहीं चाहिए, जो कि कंपनी की शेयर वैल्यू को गिरा देगा। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, जिन डायरेक्टर्स को, जिन मैनेजर्स को हम परसेंटेज बेसिस पर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो उनको क्या होगा, उनको कम रेम्यूनरेशन मिलेगी, तो अगेन वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे। क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट होते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सीक्रेट रिजर्व कभी भी अच्छे नहीं माने जाते कंपनी के लिए, ये कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है। कंसीलमेंट ऑफ एक्चुअल पोजीशन, आप एक्चुअल पोजीशन को छुपा रहे हो जो कि गलत है। तो इसलिए आपने जो भी पोजीशन है, चाहे आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ चाहे कम प्रॉफिट कमाओ, आपने ट्रू पोजीशन को शेयर होल्डर्स के सामने, जो स्टेक होल्डर्स हैं सबके सामने शो करनी। फिर हमारा एक टॉपिक आता है इसमें छोटा सा, पॉइंट्स टू बी नोटेड व्हाइल डिटरमिनिंग। जब आप प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने जा रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के हिसाब से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं।
तो हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना है वो बिल्कुल हमने जनरल प्रिंसिपल जो है हमारे बुक कीपिंग के, कैपिटल, रेवेन्यू, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर करना है। टू फॉलो द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, आपकी कंपनी के जो आर्टिकल्स हैं हमने उन्हें फॉलो करना है कि वो हमें क्या कह रहे हैं कि प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट करना है। और लास्ट क्या है, टू फॉलो द कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 6 कहता है, तो हमने वो सारी प्रोविजंस को पूरा करना है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।